स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के ताज़ा अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। श्रोताओं, योग सिर्फ एक प्रकार का शारीरिक अभ्यास ही नहीं, अपितु एक प्राचीन ज्ञान है जो हमें स्वस्थ, प्रसन्न और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका अंतिम लक्ष्य है स्वयं से मिलन। आज का विशेष अंक समर्पित है विश्व योग दिवस को। कार्यक्रम में शामिल है दैनिक जीवन में योग के महत्व पर योग गुरु अरुण योगी से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे अमित राजपूत। साथ ही आगे आप कार्यक्रम में सुनेंगे शारीरिक दर्द का योग से उपचार, इस विषय पर योगी गुलशन कुमार से शालिनी मित्तल की बातचीत। तो आज है हमारे साथ पार्श्व कुंडलिनी योग के स्वामी, ओम अरहम साधना, ब्रह्म क्रिया और रूपांतरण ध्यान जैसी कुछ विशिष्ट योग क्रियाएं रचने वाले प्रख्यात जैन मुनि आचार्य रूपचंद जी महाराज के शिष्य अरुण योगी जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि आज कौन सी ऐसी समस्याएं आप देखते हैं जिनका निदान हम योग से कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी योग की यात्रा शुरू हुई, चाहे भारत में चाहे विदेशों में, सब बच्चों में और युवाओं में दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो टेंशन, डिप्रेशन, उनकी पढ़ाई का बोझ, और साथ के साथ लर्निंग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं। जी जी जी। योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और कर रहा है। सही से करने की जरूरत है। लोगों में हमने देखा है, खास तौर से जिन विद्यार्थी वर्ग की आपने बात की है, उनमें देखा है कि पढ़ते हैं तो 10 से 15 मिनट पढ़ते हैं, इसके बाद उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। तो आज की जो दैनिक जीवन है उसमें देखते हैं कि कई कारण है, जिनमें से एक कारण है मोबाइल का प्रयोग। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मोबाइल के ऊपर निर्भरता इसलिए हो गई, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। सारे बच्चों के काम भी मोबाइल पर आ रहे हैं, सब कुछ लैपटॉप पे, घर पे सब काम हो रहा है जी। तो उस कारण से ज्यादा संपर्क में व्यक्ति रहता है, ब्लू रेज में रहता है, डिप्रेशन होता है, आंख पे रोशनी इतनी ज्यादा पड़ती है, रात के लिए में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कम से कम बचें और डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करके पढ़ें, ना कि मोबाइल पे पढ़ें। पढ़ना जरूरी है लेकिन और साथ के साथ ध्यान बीच बीच में करते रहें। आंख बंद करके अगर हम 5 बार भी गहरी लंबी सांस लेंगे आंख बंद करके, तो ऑक्सीजन का भी संचार अच्छा होगा, हार्ट भी अच्छा होगा, मस्तिष्क भी अच्छा होगा। ये बीच बीच में 1-1 घंटे में ऐसा ब्रेक करके करें। योग की क्रिया में जो सांस लेने वाली आपने बात कही है, तो कई बार सुनने में आता है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ठीक से सांस कैसे लेते हैं। मसलन आपने जो गहरी सांस की बात करी है, तो उसमें गहरी जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए कि पेट बाहर जाना चाहिए? इस तरह के कुछ संदेह होते हैं। अच्छा सवाल है और ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो दूर बैठा व्यक्ति योग कर नहीं पाएगा। हमारे बताने पर पेट को भूल जाएं, क्योंकि गहरे में जाएंगे तो हम बहुत चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा लंग्स में ही सांस आएगी। श्वसन तंत्र हमारा अलग है और पेट अलग है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। जब हम सांस लेंगे तो लंग्स में सांस जाती है। आंख बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए नाक के ऊपर, लंबी सांस लीजिए, फेफड़ा आपका फैल जाए तो धीरे धीरे सांस छोड़ने में टाइम लीजिए। ये आप 5 मिनट अगर करते गए घंटे में, 2 घंटे में, तो आपको मोबाइल का जो साइड इफेक्ट है वो कम होने लगेगा। दिलो दिमाग में मोबाइल ही छाया हुआ है, उसी पर निर्भरता है, नाना प्रकार के विविध कार्य उसी पर हो रहे हैं। और एक मैं सबसे ज्यादा टिप्स देना चाहूंगा हर श्रोता को, जब आप उठिए तुरंत मोबाइल नहीं छुइए। 1 घंटे आप अपने शरीर पर दीजिए। 1 घंटे भी मत दीजिए, आधे घंटे दीजिए, उतना भी नहीं दीजिए, 15 मिनट दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। यानी बेड पर बैठ करके लंबी गहरी सांस लो, स्लो मोशन में उठो, जल्दी से नहीं उठो, क्योंकि हम रात को स्टैंड बाय मोड पे होते हैं। हमारा हार्ट स्लो धड़क रहा होता है, पंप रेट जो नॉर्मल 72 से ऊपर होती है वो जाकर के 58 हो जाती है जब सोते हैं हम, क्योंकि पूरा चार्जिंग मोड में होते हैं। तो हमारा तरीका सोने का सही होना चाहिए, उठना और पैरों का संचालन करना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके पैर ऊपर नीचे करो, सांस भरो और पैर उठाओ, छोड़ो। ये ब्रह्म क्रिया में हमने बताया है 3.25 मिनट की हमारी ब्रह्म क्रिया है, कोई भी कर सकता है। उठते ही ब्रह्म क्रिया करें 3.25 मिनट, उसके बाद कुछ करें। योगी जी, आपने चर्चा को एक बहुत ही अच्छा मोड़ दिया है
है, आपने बात कही है सही से सोएं, तो वास्तव में सही से सोने का क्या अभिप्राय है, कैसे सही से सोएं? और दूसरा, आपने ब्रह्म क्रिया की जो बात कही है, जिसका रूपांतरण आपने किया है, तो कृपया बताएं कि आपकी ब्रह्म क्रिया क्या है और एक व्यक्ति सोए कैसे, वास्तव में सही सोना क्या है? दो तरीके हैं। एक तो रात को आप भोजन के 3 घंटे के बाद ही बेड पर लेटें। 3 घंटे के बाद जी। क्योंकि हमारा पाचन काफी स्वस्थ रहता है अगर आप 3 घंटे बाद सोते हैं। सवेरे जब उठें तो आंख जैसे आपकी खुले, लंबी गहरी 2-3 बार सांस लें और लेफ्ट करवट लेट करके हाथ के ऊपर सहारा दे करके तब उठें, नहीं तो हमारे बैक पर बहुत प्रेशर आता है। लोगों को जो स्लिप डिस्क हो रही है उनको पता नहीं होता है, जब सवेरे उठते हैं झटका लगा के सीधा उठते हैं तो नींद में होते हैं, अर्ध निद्रा में होते हैं और उठते हैं तो प्रेशर बहुत लगता है, पता नहीं चलता क्योंकि शरीर का भान नहीं होता सुबह सुबह। इस स्थिति में बैठेंगे तो उनको बैक पेन की स्थिति होती है, हार्ट स्टैंड बाय मोड में होता है, एकदम स्लो होता है पहले से जो नॉर्मल अभी हम लोग चल फिर रहे हैं। जी जी जी। तो उस स्थिति में हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए ब्रह्म क्रिया करें, 3.25 मिनट में करें। इसमें हमारी 1 मिनट 10 सेकंड, 50 सेकंड, 15 सेकंड और 30 सेकंड करके ऐसे 5 क्रियाओं का योग है। इसमें आपकी लगभग 350 कैलोरी बर्न होती है अगर आप सही से करें, वो भी बेड पर ही हो जाएगी। इसके लिए खाली पेट की आवश्यकता नहीं है। एक क्रिया मात्र से, ब्रह्म क्रिया से। जो उठने और सही से सोने वाली जो आपने बात कही है कि हाथ का सहारा दे करके उठें, तो क्या युवाओं को भी ये अभ्यास करने चाहिए या जो आपने कहा है ये केवल प्रौढ़ों के लिए है? सबके लिए। इसमें युवा, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार सभी कर सकते हैं। इस तरह से इसको डिजाइन किया है। इसमें श्वसन भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, इसके अंदर लिफ्टिंग भी है, हीलिंग भी है, प्रेशर भी है। 3.25 मिनट में और आप क्या लेंगे? योगी जी, हम चाहते हैं कि संक्षेप में आप अपने ओम अरहम साधना के बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। ओम अरहम साधना जो है, जब ओम का हम नाद करते हैं तो नाभि से अगर उठने लगा आपका ओम, हम जब ओम बोलेंगे, आप कभी भी ओम बोलें ओम, आप देखेंगे आपका होठ रुक जाएगा, आपकी जीवा रुक जाएगी, अंदर से नाद उठता है। नाद केवल बाकी बचेगा। कोई शब्द आप बोलिए बिना जीभ के नहीं बोल सकते हैं जी। और कोई भी भाषा के व्यक्ति ओम बोल सकता है। उच्चारण में कोई फर्क नहीं आएगा। जी जी। ओम एक ऐसा चैंट है, एक ऐसा मंत्र है। तो ओम नाभि से अगर उठने लगे तो आपके चक्रों को चैनलाइजेशन करने में सबसे ज्यादा ओम के नाद से मिलता है। जी जी। अरहम योग इसी पर पूरा आधारित है। जी जी। इसी के प्रोसेस को कराने के लिए हमने बनाया है अरहम ओम। जिसका नाद नाभि से उठने लगा तो दैनिक जीवन में उसको किस तरह के परिवर्तन या लाभ देखने को मिलेंगे? एक तो हमारे चक्र जगते हैं, जब चक्र जगेंगे तो आप फुल्ली अवेक रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी और एंजाइटी नहीं होगी। आप किसी भी निर्णय को करने के लिए आपका मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। ओम के नाद की पूरी क्रिया करने के बाद ध्यान लगने लगेगा। लोगों को मेडिटेशन नहीं होता, घंटों बैठे हैं, लगाए हुए हैं, ध्यान लग ही नहीं रहा है। मंदिर में बैठे हैं, प्रतिमा सामने है, मस्जिद में बैठे हैं, गुरुद्वारे बैठे हैं शरीर से लेकिन ध्यान में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम करता है। ध्यान को लगाने की सबसे अच्छी क्रिया है ओम अरहम। इसको किस उम्र से किस उम्र तक के लोग कोई कर भी सकते हैं? ध्यान का कोई संबंध नहीं है उम्र से। आंख बंद करना है, ध्यान में डूबना है, ओम का उच्चारण करना है, कोई भी कर सकता है। योगी जी, आज एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न हो गया है। लोग बहुत ही कैजुअली पूछते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, यानी आप मोबाइल में, इंटरनेट में कितना वक्त बिताते हैं। लोगों में देखा गया है कि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हुआ है, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर तक के हानिकारक रोग देखे गए हैं कि लोगों को हो रहे हैं। तो आप कृपया बताएं कि वास्तव में स्क्रीन टाइमिंग का एक औसत पैमाना क्या है कि कितने वक्त तक स्क्रीन पर समय बिताना अच्छा है, और जिनका समय ज्यादा है तो उनको कौन सी ऐसी योग की क्रियाएं अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए जिनसे उनको इस तरह के बड़े खतरे ना हो या उससे वो बच सकें? इनके लिए सबसे अच्छी योगिक क्रिया होगी प्राणायाम में अनुलोम विलोम। अब बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए। अगर ओवरऑल 3 से 4 घंटा है लेकिन बांट करके है समय, 24 घंटे में अगर आप 3 से 4 घंटा यूज करते हैं तो खतरनाक स्थिति नहीं है। लेकिन एक
कंटिन्यू 3 घंटे आप उसी में लगे हैं जी जी, तो खतरनाक स्थिति है। तो टुकड़ों में आधे घंटे आपने मोबाइल पर देखा, कुछ किया, फिर दूसरा कार्य करें, कंप्यूटर पे करें, दूसरे स्क्रीन पे करें जिसमें दूरी आपकी बनी हो, मोबाइल से दूर हो जाएं। अभी आजकल तो वॉइस टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरा AI आ गया है, तो सुन सकते हैं, दूर रख करके सुन भी तो सकते हैं। किताब पढ़नी है आपको, आपने लगा दिया, वो मोबाइल पढ़ रहा है, दूर रख दिया आपने। बचना है कई तरीकों से, और अनुलोम विलोम करना है, कंटिन्यू नहीं यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो सर्वाइकल होगा, स्पॉन्डिलाइटिस होगी। जो आपने कहा ब्रेन हेमरेज तक की स्थिति है, वो तो बहुत खतरनाक स्थिति पे जाके होता है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो आपको 1 साल अगर आप ऐसे कर दीजिए 100% हो जाएगा। और जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट गड़बड़ा जाएगा, तो उसके लिए आपको सर्वाइकल के लिए कंधों की एक्सरसाइज करें, नेक की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक और समस्या दैनिक जीवन में देखने को मिलती है हमारे किशोरों में, हमारे युवाओं में, कि उनमें सहनशीलता और भावनाओं की कमी देखने को मिली है। प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, विभिन्न प्रकार के जितने भी रिश्ते हैं, इनमें अगर आप गौर करें या महसूस करें तो आप पाएंगे कि लोगों में भावनाओं की कमी है और उनमें सहनशीलता की भी कमी है। तो उसके लिए अगर कुछ योग हमें बता सकें आप। उसका पहली बात कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? पहले ऐसे तो नहीं होता था। हमारे संस्कारों की कमी है, और संस्कार लाने में योग बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि योग सिर्फ और सिर्फ आपका आसन नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसमें ध्यान बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है, और यम नियम बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। घर में माता पिता योग करने लगे, बच्चा अवश्य योग करेगा। तो शुरुआत माँ बाप खुद करें योग, बच्चा करेगा ही करेगा। उसको प्रेरित करें कि ओम का चैंट करे, ओम का नाद करे, मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे। प्राणायाम से पूरा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब आपको गुस्सा आएगा तो सांस अपने आप तेज हो जाती है, आवेग आएगा, सांस आप तेज नहीं करते हैं, तो जो सांस से आवेग को शांत भी कर सकते हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और बाहर में तो योग के साथ साथ पूरे मंत्र हो रहे हैं, लोग पूरा गायत्री मंत्र बोलते हैं। योग की इतनी अच्छी अच्छी स्टूडियो बनाए हैं, लोग योग से संस्कारित कर रहे हैं। आपने योग के लिए बताया कि बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हैं, हर कोई योग कर सकते हैं। एक वर्ग विशेष है वर्किंग लोगों का, जिसमें सभी एक्टिव लोग होते हैं, बावजूद इसके वो योग से नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगर चलते चलते आप उनके लिए कुछ प्रेरणा स्वरूप कुछ बता सकें कि वर्किंग लोगों के पास समय की बहुत दिक्कत रहती है, तो कैसे कर सकते हैं वो अपने जीवन में योग को शामिल? उनके लिए सबसे जरूरी है कि कुर्सी पर बैठे रहते हैं ज्यादा टाइम और झुके होते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, खड़े हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें, लंबी सांस लेकर के अपने हाथों को कान में दबाते हुए ऊपर की तरफ खींचें। एक ये अभ्यास करें। पैरों को हिलाने वाला अभ्यास करें। ब्रह्म क्रिया का पार्ट 1 और ब्रह्म क्रिया का पार्ट 4। ब्रह्म क्रिया का पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ 3 मिनट की क्रिया है। 3 मिनट में ऐसे लगेगा किसी ने अंदर में जान डाल दिया है, वापस तैयार कर दिया है अगले घंटों के लिए। तनाव न लें, नहीं तो यही होगा कि पूरी जिंदगी काम किया और बीमारी से ग्रस्त हो गए, न तो बिजनेस काम आया न तो नौकरी काम आई, बीमार पड़े हैं बेड पर, तो क्या कर लोगे? शरीर के लिए आप अपना समय निकालें, जितना शरीर को देना है, जितना आत्मा को देना है, जितना अपने वर्क को देना है, बैलेंस करना है और योग करते रहना है। योगी जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे मैं पूछता हूँ, अपने श्रोताओं के लिए भी। मुझे लगता है हमारे श्रोता भी ये सोच रहे होंगे कि आज योग पूरी दुनिया में फैल तो गया है, तमाम लोग योग की बातें भी करते हैं, लेकिन उनके दैनिक जीवन में योग का प्रभाव दिखता नहीं है। इसके क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। योग को ज्यादा नहीं, सही से करने की जरूरत है। आप अगर YouTube पर देख करके योग करते हो, टीवी पर देख करके योग करते हो, तो कराने वाला तो होता नहीं है। मैं आपको योग कराऊं, अकेले में हो और मेरे सामने हो, अगर मैं करा रहा हूं तो क्या क्या गलती करते हो मैं सुधारूंगा। अकेले कर रहे हो तो सुधारने वाला नहीं है, करने वाला है। कितना अच्छा ट्रेंड हो गया है, लेकिन जिस फ्लो में बह जाएगा, जो गलती करने लगेगा, जीवन भर गलती करेगा, फिर कहेगा योग से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। सीखे अच्छा हो, आप अपने आप को देख नहीं रहे हो। योग में सही करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा पूरे दुनिया में जा करके यही मैं सुधार करता हूं कि आप गलती कहां कर रहे हो, चूक कहां कर रहे हो। 1 घंटे करने की जरूरत नहीं है, सही से करो, और ये तब सही हो पाएगा जब किसी अच्छे योग गुरु के द्वारा आप सीखें,
और उनके सानिध्य में करें, चाहे ग्रुप क्लास ज्वाइन करें, कहीं भी करें, किसी के मार्गदर्शन पे करें। टीवी में देख करके, यूट्यूब में देख करके योगा नहीं करें, क्योंकि कोई सुधारने वाला नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, एक मार्गदर्शक, एक गुरु के सानिध्य में ही रह करके योग सीखें और बहुत ही सावधानी से योग सीखें। बहुत अच्छा पाठ हमें और हमारे श्रोताओं को आपने दिया। हमसे इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुक्रिया। योग गुरु अरुण योगी से ली गई ये भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। विषय था दैनिक जीवन में योग का महत्व। भेंटकर्ता थे अमित राजपूत। आगे आप कार्यक्रम में सुनेंगे शारीरिक दर्द का योग से उपचार। इस विषय पर योगी गुलशन कुमार से शालिनी मित्तल की बातचीत। नमस्कार, योग गुरु गुलशन कुमार आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शरीर में होने वाली पीड़ाओं को योग द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका करा दूं। हमारे साथ योग गुरु गुलशन कुमार, आप उत्तराखंड सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं और अनेक असाध्य बीमारियों को योग द्वारा ठीक करने में आपने सफलता प्राप्त की है। तो योग गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। सभी सुनने वाले लिसनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं, या यूं कहें हम सभी लोग कभी ना कभी दर्द के दौर से गुजरते हैं। कभी शरीर के किसी भाग में दर्द होता है, चाहे सिर की बात कर ले, चाहे कंधे की बात कर ले, चाहे पीठ की बात कर ले, जोड़ों की बात कर ले। तो अक्सर समय समय पर हम लोग इस समस्या से जूझते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए कि क्या शरीर में होने वाली ये जो पीड़ाएं हैं, ये दर्द है, इनको दूर करने के लिए योग कोई भूमिका अदा कर सकती है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में होने वाले दर्दों के निवारण में सहायक होती है। शरीर भगवान की अद्भुत रचना है और इस शरीर के अंदर भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर इस तरह की पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो कुदरती हमारे शरीर के अंदर पीड़ाओं का निवारण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुदरत की एक ऐसी व्यवस्था है। जब भी हमारे शरीर के अंदर दर्द होता है तो हमारे शरीर के ब्रेन के अंदर ही एंड्रोफिन एक ऐसा रसायन निकलना शुरू हो जाता है। ये रसायन हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से निकलता है और जब ये योग हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो एंड्रोफिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ जाने से हमारे शरीर में होने वाली दर्द और पीड़ाएं काफी हद तक कम होना शुरू हो जाती हैं। जब भी हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उस कंडीशन में एंड्रोफिन बढ़ जाता है जिससे दर्दों में हमें आराम मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए जॉइंट्स पेन होना, हमारे जो संधि स्थान है वहाँ पर दर्द ज़्यादा हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, हमारे कंधों में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसे जो शरीर में जहाँ जहाँ दर्द बहुत ज़्यादा और तकलीफ से व्यक्ति गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में यदि साधक योग करता है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, तो ऐसी अवस्था में जो करने से एंड्रोफिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और इन होने वाले शरीर के दर्दों में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ आसन भी हैं, जैसे घुटनों में दर्द है तो घुटनों से संबंधित कुछ विधियों का यदि प्रयोग किया जाए तो भी एंड्रोफिन की मात्रा बढ़ती है। आप स्ट्रेचिंग करते हैं घुटनों में तो भी वो दर्द के निवारण में काम करती है। आपके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप कुछ गर्दन की विधियों का प्रयोग करते हैं तो वो भी आपकी दर्द को कम करने में हेल्प करती हैं। यदि किसी के कंधों में दर्द है, फिरोजन शोल्डर्स हो रहा है, नमनेस आ रही है शोल्डर्स में, बाਹਾਂ में, तो उस कंडीशन में भी उससे संबंधित अगर योग किए जाएं, जैसे अस्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक योग की बात की गई है। गर्दन में पीड़ा है तो ग्रीवा शक्ति
स्मृति विकासक योग कराए जाते हैं, जिससे डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, फिरोजन शोल्डर पेन और नीज पेन में होने वाले जो आर्थराइटिस का पेन है उसको कम करने में सहायता मिलती है और आराम भी मिलता है। और कुछ दिन मैंने देखा है कि जिन लोगों के ऊपर हमने प्रयोग किए हैं 20-22 दिन के अंदर उन लोगों को 60 से 70% पेन बिल्कुल खत्म हो गया। तो बहुत बड़ी मात्रा में आपने बताया कि इससे लोगों को आराम मिलता है। हाँ, काफी लोग जो आस्था के साथ करते हैं, एक विश्वास के साथ करते हैं और थोड़ा समय देते हैं, कम से कम 30-35 मिनट प्रतिदिन अपनी संबंधित होने वाली बीमारियों के अनुसार योग करते हैं तो उनको तो लाभ हो जाता है। जो प्रतिदिन मात्र 2 मिनट 5 मिनट करके ये कहें कि हमें तो लाभ हुआ ही नहीं, तो वाकई उनको लाभ होगा भी नहीं। कम से कम इसकी जो ड्यूरेशन है प्रतिदिन 30-35 मिनट की अगर रखी जाए तो 20-25 दिन में मैंने देखा है, अनेक लोगों पे मैंने काम किया है, 60% तो दर्द 20-22 दिन में खत्म हो जाता है। तो एक चीज तो आपने ये बताई कि अगर कहीं दर्द हो रहा है तो योग के माध्यम से हम उसकी पीड़ा को कम किया जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और बताइए, जैसे दर्द होना एक वे ऑफ लिविंग अगर हम इसको बनाते हैं योग को, तो कहाँ तक ये कारगर सिद्ध हो सकता है कि पेन हो ही ना? पेन हो ही ना, ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। और इसमें ये देखा गया है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, अगर इम्यूनिटी डाउन हो गई तो बॉडी में जगह जगह पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई बॉडी के अंदर और वो डेवलप होती रहती है, अगर हम अपनी जीवन शैली में योग को उतार लेते हैं, प्रतिदिन एक सुनिश्चित समय निर्धारित कर लेते हैं कि इतने से इतने बजे का ये टाइम मेरा योग का है और इतना मुझे योग करना है, तो डे बाय डे देखा गया है व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने लगती है। हमारा जो भोजन का समय है वो सुनिश्चित हो जाता है। योग करने के बाद भूख थोड़ा तेजी से लगती है। व्यक्ति ने 7 बजे योग किया तो उसे 8:30 बजे खाना चाहिए, भोजन चाहिए, नाश्ता चाहिए। और नहीं तो व्यक्ति 8 बजे सोया पड़ा है, 8:30 सोया पड़ा है, नाश्ता कब करेगा? 10 बजे करेगा। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी की, तो व्यक्ति ने तो खुद ही अपनी गलत आदतों की वजह से उसको डिस्टर्ब किया। इससे बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हमारी डिस्टर्ब हो गई तो फिर पूरा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होने लगता, फिर बॉडी में पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, आदि शिकायतों से व्यक्ति गुजरता चला जाता है। गुलशन कुमार जी, आपने बताया कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनमें जो दर्द होता है उनको योग से दूर किया जा सकता है और अगर हम नियमित रूप से करें तो बचाया भी जा सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि जो पेन है वो बॉडी में स्टिफनेस है। शरीर में होने वाला स्टिफनेस को यदि आप डिफरेंट टाइप के योग करके दूर कर देते हैं तो फिर बॉडी के अंदर क्या आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो पेन वहां पर रिटेन नहीं कर सकते। पेन का जो मेन कारण है, आप बॉडी मूवमेंट नहीं करते। बॉडी का मूवमेंट अगर आपने करना शुरू कर दिया तो वहां पर क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आपके मसल्स की जो टाइटनेस है वो कम हो जाएगी, मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में हमें पेन हो ही नहीं सकता। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब पेन किलर लिए बिना काम नहीं चलता। जैसे मसलन अगर हम सर्जरी की बात करें, कभी कभी मेजर ऑपरेशंस होते हैं, उसमें सर्जरी होती है और उसमें पेन किलर देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में कैसे योग कारगर हो सकता है? ये एक अच्छा प्रश्न आपने फिर से किया है। सर्जरी की प्रारंभिक अवस्था में पेन किलर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन ले लें। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा बॉडी स्टेबल होने लगे सर्जरी के बाद, तो उस कंडीशन में पेन काफ़ी 50% कम हो गया। अब 50% कम हो गया तो 50% को कम करने के लिए आप थोड़ी लेटे, जैसे सर्जरी में लोग बैठ नहीं पाते, लेटे रहते हैं, आईज क्लोज करें, मेडिटेट करें और आप उस समय आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। सर्जरी की कंडीशन में मरीज बिस्तर पे लेटा हुआ ब्रीदिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज करे। मान लो उसके सिर में दर्द हो रहा है,
सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो पेन किलर, कई बार ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है डॉक्टर पेन किलर रिकमेंड नहीं कर पाते क्योंकि वो हार्मफुल होगा उनके लिए। तो उस कंडीशन में ब्रीथ को थोड़ा डीप किया जाए। जैसे ही डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा, वहां पर एंड्रोफिन ज्यादा रिलीज होगा। जैसे जैसे एंड्रोफिन रिलीज ज्यादा होगा, पेन कम होना शुरू हो जाएगा। एंड्रोफिन एक पेन रिलीफ का काम करेगा। जो काम पेन किलर्स ने करना है वो एंड्रोफिन ने करना शुरू कर दिया हमारे अंदर। ये कुदरती हमारे अंदर पहले से भगवान ने दिया हुआ ये वो साधन है, वो केमिकल्स है। अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एंड्रोफिन ज्यादा मात्रा में बनेगा। और पेन, हेड इंजरी हुई हो, सिर में दर्द किसी को हो रहा हो, माइग्रेन हो रहा हो, तो आईज क्लोज करके माथे को, सिर को थोड़ा लूज कर दें और इमेजिन करें सांस अंदर जा रही है, सीधा मेरे ब्रेन के अंदर पहुंच रही है, ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में पहुंच रहा है। बार बार स्लोली स्लोली इनहेल करें, स्लोली एक्सहेल करें। विद इन 5 मिनट देखोगे 20% पेन गायब हो जाएगा। फिर उसे कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने 5 मिनट में 20% कम कर लिया, फिर थोड़ा और करने में रुचि बढ़ेगी। और मैंने देखा है 50 से 60% पेन ऐसे भी खत्म हो जाते हैं। ये जरूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं, कुछ आसनों के बारे में बताइए जो कि आमतौर पर अगर दर्द होता है तो उनको आप रिकमेंड करते हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन पूरी गर्दन में और बाहां में और सिर की बैक साइड में पूरा रहता है, तो हम उस कंडीशन में रिकमेंड करते हैं योग की कुछ चुनिंदा विधियां। जैसे चिन ऊपर करके अपनी गर्दन की बैक को प्रेस करा के कुछ सेकंड रोकते हैं और फिर ग्रेजुअली उस हेड को वापस नीचे लाने के लिए कहा जाता है। जैसे वो नीचे लाता है तो बैक का मसल्स रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे 10 to 15 टाइम्स सिर को पीछे करके गर्दन की बैक जो हमारी स्पाइन है उसको प्रेस कराया जाता है और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे ही नेक को साइड बाय साइड से कराते हैं, जिससे जो उसका स्पाइन का लेटरल पार्ट है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाता है। और मैंने देखा है कि 10-12 दिन में 50 से 60% नेक पेन खत्म। ये रिजल्ट्स हैं योग के। लोग योग को गंभीरता से कर नहीं पाते, गंभीरता से करे तो रिजल्ट मेडिसिन से पहले आते हैं, ये मैंने देखा है। और इसके अलावा जो आपने घुटनों की बात की, जो हमारा जो घुटनों के अंदर एक तरल द्रव्य होते हैं जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा है ये या कम मात्रा में बन रहा है तो हमारी घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, घुटनों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आएगी तो फिर पेन होगा। तो इसमें ये देखा है कि कुछ विधियां घुटनों से संबंधित कराई जाती हैं। एक आसान सी विधि मैं बता देता हूँ जो सभी मेरे सुनने वाले लिसनर कर भी सकते हैं। दोनों हाथों को दीवार पे रखें और पैरों का डिस्टेंस दीवार से 2 फीट आगे रखें, हथेलियां दीवार पे रख लें और दोनों हील्स को इतना ऊपर उठाएं जितना उठाने से नीज जॉइंट में स्ट्रेचिंग हो जाए। हील्स को ऊपर रखें, फिर हील्स को नीचे ले आएं। ऐसे 10-15 बार नीज की स्ट्रेचिंग करने से मैंने ये देखा है कि काफी लोगों के पेन में फर्क पड़ा। पेन काफी 40% 50% कम हुआ। जो नीज पेन की बात आती है, कई बार बोन्स तो ठीक है, हमारी जो ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स ये वीक है। अगर इस हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा ली जाए तो तब भी हमारे घुटनों में दर्द खत्म हो जाता है। हमारे साथ है योग गुरु गुलशन कुमार और हम बात कर रहे हैं शरीर में होने वाली पीड़ाओं और दर्द को योग द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। आप समय निकाला आपने और आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने योग के विषय में हमारे साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक दर्द का योग से उपचार, इस विषय पर अभी आप योगी गुलशन कुमार से शालिनी मित्तल की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।